भाग सिर्फ एक ही केंद्रीय सत्ता के आदेशों पर चलता हो। मतलब पहली नजर में ये किसी फैंटेसी कहानी जैसा लगता है ना? एकदम। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि भारत का वास्तविक इतिहास है। हाँ, और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी फैंटेसी जैसे लगने वाले सच की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास डॉक्टर आशुतोष द्वारा संकलित ऐतिहासिक स्रोतों और नोट्स का एक बहुत ही शानदार कलेक्शन है। और इन नोट्स के जरिए हम भारत की पहली केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और जाहिर इस व्यवस्था के सबसे चर्चित चेहरे सम्राट अशोक को भी डिकोड करेंगे। मतलब 273 से 232 ईसा पूर्व तक का वो दौर जिसने शासन के ऐसे ब्लूप्रिंट तैयार किए जो आज भी लोगों को हैरान करते हैं। हाँ, डॉक्टर आशुतोष के नोट्स स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कैसे मौर्य साम्राज्य सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं था, बल्कि एक बहुत ही जटिल और वैज्ञानिक मशीन थी। सही बात है। लेकिन इन स्रोतों को पढ़ते हुए मुझे एक चीज बहुत अजीब लगी। मतलब जो राजा इतिहास पर इतनी गहरी छाप छोड़ गया, सदियों तक दुनिया उसका असली नाम ही नहीं जानती थी। ये वाकई इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। अगर हम 269 ईसा पूर्व में उनके मगध के सिंहासन पर बैठने से पहले की बात करें तो वो अवंती के राज्यपाल थे ना? हाँ, बिल्कुल। और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार उनके पिता बिंदुसार और माता सुभद्रांगी थीं। तो इस पृष्ठभूमि से आकर उन्होंने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में उनके शिलालेख और स्तंभ बिखरे पड़े हैं। हाँ, जिन पर प्रशासन और नैतिकता के नियम लिखे हैं। सही कहा। लेकिन उन पत्थरों पर जो नाम लिखा था, वो इतिहासकारों के लिए एक बहुत लंबी पहेली बन गया था। और यही पहेली मुझे इन स्रोतों में बहुत दिलचस्प लगी। मतलब ऐसा नहीं है कि नाम गायब था, नाम तो थे, लेकिन बहुत सारे अलग अलग नाम थे। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई आज के समय में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अलग यूजर नेम इस्तेमाल करता हो। डॉक्टर आशुतोष के नोट्स में इसका जिक्र है कि मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदयगोलम के शिलालेखों में स्पष्ट रूप से अशोक लिखा है। और फिर कर्नाटक के कंगनहल्ली में जो अभिलेख मिला, वहां उन्हें रानियों अशोक कहा गया है। मतलब राजा अशोक। और पुराणों में अशोकवर्धन, और जूनागढ़ अभिलेख में तो अशोक मौर्य कहा गया है। ये सब तो समझ में आता है। लेकिन भाब्रू अभिलेख में? हाँ, भाब्रू अभिलेख में वो खुद को सीधे मगध का राजा कह रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि एक ही व्यक्ति के लिए इतने अलग अलग संबोधन क्यों? इसका ऐतिहासिक अर्थ क्या है? देखिए, इसे ब्रांडिंग और स्थानीय राजनीति के नजरिए से समझना चाहिए। अच्छा, ब्रांडिंग उस जमाने में। बिल्कुल। एक विशाल साम्राज्य की अलग अलग सीमाओं में राजा खुद को कैसे प्रस्तुत करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहां केंद्र की पकड़ मजबूत है, वहां वो आधिकारिक उपाधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ रहा हूँ। और जहां वो स्थानीय जनता से सीधे जुड़ना चाहते हैं, वहां उनके लहजे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा आधिकारिक नाम था, जिसने सबसे ज्यादा भ्रम पैदा किया, वो दीवाना इम्तियाज वाला मामला। हाँ, वो तो साल 1837 तक डिकोड ही नहीं हो पाया था। जब जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार ब्रह्मी लिपि को पढ़ा, तब जाके दुनिया को पता चला कि देवानाम प्योदसी यानी देवताओं का प्रिय असल में सम्राट अशोक ही हैं। अरे वाह, मतलब इतने सालों तक पहचान ही छुपी रही। और बात सिर्फ भारत के अंदर की नहीं थी। स्रोतों में प्लिनी के विवरण का जो जिक्र है, वो तो और भी हैरान करता है। हाँ, विदेशी कूटनीति वाला हिस्सा। बिल्कुल। मिस्र के राजा टोलेमी द्वितीय, जिन्हें फिलाडेल्फस भी कहते थे, उन्होंने पाटलिपुत्र में अपना एक राजदूत भेजा था। उसका नाम डायोनीशियस था। यानी विसेस। हाँ, मतलब उस जमाने में मिस्र से भारत तक कूटनीतिक संबंध होना ये कोई छोटी बात नहीं है। पाटलिपुत्र सिर्फ एक राजधानी नहीं, वैश्विक राजनीति का केंद्र था। एकदम सही। भूमध्य सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक व्यापारिक और कूटनीतिक नेटवर्क पूरी तरह से सक्रिय थे। तो मतलब उनकी विदेश नीति बहुत व्यवहारिक थी। हाँ, लेकिन यहीं से डॉक्टर आशुतोष के संकलित स्रोतों के अनुसार कहानी एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेती है। कलिंग युद्ध वाला मोड़। बिल्कुल। एक ऐसा शक्तिशाली शासक जिसके राजदूत मिस्र और यूनान तक जाते हों, वो अचानक अपनी साम्राज्यवादी नीति को रोक देता है। हाँ, 261 ईसा पूर्व का वो युद्ध, जिसकी जानकारी हमें उनके 13वें शिलालेख से मिलती है। वर्तमान उड़ीसा के दक्षिणी भाग यानी कलिंग पर हमला हुआ और उसकी राजधानी तोसली पर कब्जा कर लिया गया। और उसके बाद वो भारी नरसंहार। लेकिन देखिए, मुझे इस नैरेटिव में थोड़ा संदेह होता है। मतलब हर जगह यही बताया जाता है कि इस युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। हाँ, भेरी घोष का धमघोष में बदलना। बिल्कुल।
युद्ध के नगाड़े अचानक शांति के संदेश में बदल गए। लेकिन एक राजा सब कुछ जीत लेता है, उसके पास अब जीतने के लिए कुछ खास बचा नहीं है, और ठीक उस सबसे बड़ी जीत के बाद वो कहता है कि अब कोई युद्ध नहीं होगा। आप कहना चाह रहे हैं कि टाइमिंग बहुत सुविधाजनक थी। हाँ, क्या ये धम्म सिर्फ एक आध्यात्मिक बदलाव था या इसके पीछे अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने की एक बहुत ही चतुर और प्रशासनिक सोच थी? मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, और अगर हम स्रोतों का विश्लेषण करें तो इसे सिर्फ एक भावुक हृदय परिवर्तन मान लेना, इतिहास को बहुत सतही तौर पर देखना होगा। मतलब इसके पीछे राजनीति थी? देखिए, अशोक का धम्म, जिसका वर्णन उसके 11वें शिलालेख में है, वो दरअसल कोई नया धर्म नहीं था। तो वो क्या था? ये एक कोड ऑफ एथिकल रूल्स था, मतलब नैतिक नियमों की एक संहिता। अब इसे जरा प्रशासनिक चश्मे से देखिए। बताइए। कलिंग जीतने के बाद मौर्य साम्राज्य अपने अधिकतम विस्तार पर पहुंच चुका था। इतने विशाल और विविधता से भरे साम्राज्य को सिर्फ सेना और तलवार के दम पर हमेशा के लिए तो बांधा नहीं जा सकता ना। हाँ, विद्रोह का खतरा तो हर वक्त बना रहता। बिल्कुल। तो तलवार की जगह अब विचारों को लेनी थी। धम्मा एक ऐसा वैचारिक गोंद था जिसने साम्राज्य की विविध जनता को एक साथ जोड़ने का काम किया। अच्छा, तो ये शांति का संदेश भी था और एक शानदार स्टेटक्राफ्ट भी। एकदम। ये बड़ों का सम्मान करने, दासों के साथ अच्छा व्यवहार करने की बात करता था। इससे समाज में स्थिरता आई, जिससे व्यापार और प्रशासन चलाना आसान हो गया। मतलब युद्ध की क्रूरता ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से झकझोरा जरूर होगा, लेकिन धम्म को लागू करना एक विशुद्ध प्रशासनिक फैसला भी था। हाँ, और यही बात चीजों को बहुत साफ कर देती है। तो प्रशासन के लिए तो उन्होंने धम्म का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर उनके व्यक्तिगत धार्मिक जीवन की बात करें तो स्रोतों में वहां भी एक दिलचस्प सफर दिखाई देता है। उनका शुरुआती धर्म? हाँ, महावंश के अनुसार वो शुरुआत में ब्राह्मण धर्म को मानते थे, और राजतरंगिणी कहती है कि उनका झुकाव शैव धर्म की ओर था। बिल्कुल। तो फिर ये बौद्ध धर्म की ओर मुड़ना कैसे शुरू हुआ? क्या ये कलिंग के बाद अचानक हुआ? ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार ये कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी। उन्होंने निग्रोध नामक एक भिक्षु के उपदेश सुने थे, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए। बौद्ध धर्म के अहिंसा के विचारों ने कलिंग युद्ध के बाद उनकी मानसिक स्थिति को शांति दी, और फिर उन्होंने उपगुप्त नाम के एक प्रसिद्ध भिक्षु से औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और एक बार दीक्षा ले ली तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने इसके प्रचार में राज्य के पूरे संसाधन लगा दिए। हाँ, तीर्थ यात्राओं का पूरा एक सिलसिला शुरू हो गया। नोट्स में साफ लिखा है, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा, 12वें वर्ष में निगाली सागर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी जाना। ये कोई आम यात्राएं नहीं थीं। ये एक तरह की स्टेट स्पॉन्सर्ड तीर्थ यात्राएं थीं। बिल्कुल। और सिर्फ यात्राएं ही नहीं, उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। 84,000? हाँ, और अपने ही बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को प्रचार के लिए सीधे श्रीलंका भेज दिया, जिसे उस समय सीलोन कहा जाता था। और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी तो हुआ था, मुग्गलीपुत्र तिस्सा की अध्यक्षता में। हाँ, वो उनके शासनकाल की बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन इन सब कामों के लिए इतने बड़े पैमाने पर स्तूप बनवाना, दूत भेजना, इसके लिए तो बहुत बड़े खजाने की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल। ये सब मौर्य साम्राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक ताकत को दर्शाता है। लेकिन यहाँ एक और बारीक चीज समझने वाली है। वो क्या? वो व्यक्तिगत रूप से बौद्ध थे, उनका राज्य भी बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दूसरे संप्रदायों के साथ कैसा व्यवहार किया, ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, और मेरे ख्याल से यही वो बात है जो उन्हें प्राचीन दुनिया के बाकी शासकों से अलग करती है। अक्सर हम देखते हैं कि जब सत्ता किसी एक धर्म का पक्ष लेती है तो दूसरों का दमन शुरू हो जाता है। इतिहास तो इसी से भरा पड़ा है। लेकिन डॉक्टर आशुतोष के स्रोतों में साफ लिखा है कि अशोक ने आजीवक संप्रदाय और अन्य संप्रदायों का पूरा सम्मान किया। हाँ, बराबर के पहाड़ियां इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। बिहार में एक बौद्ध राजा आजीवकों के रहने के लिए पहाड़ काटकर गुफाएं बनवा रहा है। कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये वाकई अद्भुत है। मतलब ये तो आज के डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का 2000 साल पुराना पत्थरों पर उकेरा गया प्रमाण है। एकदम सही तुलना है ये सहिष्णुता असल में उनके धम्म का ही एक हिस्सा थी। वे जानते थे कि एक असहिष्णु शासक समाज में दरारें पैदा करता है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी होगी, चाहे वो धम्म का प्रचार हो, गुफाओं का निर्माण हो या टैक्स इकट्ठा करना हो, इन सब के पीछे एक मशीनरी का होना बहुत जरूरी है। हाँ, विचारों से तो सिर्फ किताबें लिखी जाती हैं, जमीन पर उतारने के लिए तो सिस्टम चाहिए। बिल्कुल। हम सिर्फ राजा के विचारों की बात नहीं कर सकते,
हमें उस व्यवस्था को समझना होगा। और यही वो हिस्सा है जो इस पूरे इतिहास को मतलब एक मैनेजमेंट मास्टर क्लास बनाता है। मौर्यकालीन प्रशासन, भारत की पहली केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। मैं सोच रहा था कि 2000 साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के एक राजा पटलिपुत्र में बैठकर अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक शासन कैसे चला रहा था? ये पिरामिड वाला ढांचा आखिर काम कैसे करता था? मैं बताती हूँ। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी इसका स्पष्ट पदानुक्रम था, यानी एकदम साफ हायरार्की। अच्छा। प्रशासन के बिल्कुल शीर्ष पर राजा होता था, लेकिन साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसे अकेले सीधे संभाला नहीं जा सकता था। तो उन्होंने क्या किया, पूरे साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांट दिया। 5 प्रांत। हाँ, इन प्रांतों के प्रमुख को कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था और ये आमतौर पर राजपरिवार के ही सदस्य होते थे। समझ गया। अब इन प्रांतों को और छोटे हिस्सों में बांटा गया, जिन्हें मंडल कहते थे। मंडल का जो अधिकारी होता था उसे प्रादेशिक या प्रदेष्ठा कहा जाता था। मतलब ये तो बिल्कुल आज के आधुनिक ढांचे जैसा ही है, जैसे एक देश राज्यों में बटा होता है और राज्य फिर मंडलों या संभागों में। बिल्कुल वैसा ही। और ये श्रृंखला यहीं खत्म नहीं होती। मंडलों के नीचे विषय या आहार होते थे। विषय मतलब आज के दौर के जिले। हाँ, बिल्कुल जिले। और इन्हें जो संभालते थे उन्हें विषयपति कहा जाता था। ठीक है। और फिर सबसे जमीनी स्तर पर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, जिसका प्रमुख ग्रामीणी कहलाता था। वो मतलब ऊपर से नीचे तक आदेशों के प्रवाह का एक बहुत ही सुव्यवस्थित रास्ता बना हुआ था। एकदम। लेकिन केंद्र में बैठा राजा सिर्फ आदेश दे सकता है। उन आदेशों को लागू करवाने के लिए और रोजमर्रा के फैसले लेने के लिए एक बहुत मजबूत टीम चाहिए। हाँ, और इसके लिए एक मंत्री परिषद होती थी। नोट्स भी यही बताते हैं। इस परिषद में पुरोहित, युवराज और सेनापति जैसे प्रमुख मंत्री शामिल होते थे। लेकिन यहाँ डॉक्टर आशुतोष के नोट्स में मुझे एक चीज बहुत दिलचस्प लगी। आप उपधा परीक्षण की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। मतलब इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई बेहद आधुनिक बैकग्राउंड चेक या विजिलेंस क्लियरेंस हो रहा हो। ये मौर्य प्रशासन की सबसे कठोर और दिलचस्प प्रक्रियाओं में से एक थी। मैं यही पूछना चाहता था कि ये उपधा परीक्षण असल में होता कैसे था? उस समय तो किसी का पुराना रिकॉर्ड जांचने के लिए कोई कंप्यूटर या डेटाबेस तो था नहीं। नहीं, कागजों या डेटाबेस पर नहीं। उस समय जांच सीधे वास्तविक जीवन की स्थितियों में होती थी। अच्छा, कैसे? उपधा परीक्षण का मतलब था किसी भी मंत्री या अधिकारी को नियुक्त करने से पहले उसके चरित्र, उसकी निष्ठा और उसके लालच की गुप्त रूप से परीक्षा लेना। गुप्त रूप से? हाँ, इसके लिए बाकायदा जासूसों का इस्तेमाल होता था। वे जासूस कृत्रिम हालात पैदा करते थे। मतलब ड्रामा क्रिएट करते थे? बिल्कुल। जैसे किसी अधिकारी को छुपकर रिश्वत देने की कोशिश करना या उसे राजा के खिलाफ भड़काने का नाटक करना। बाप रे। हाँ, और अगर वो व्यक्ति लालच में या डर में आ जाता तो वो इस परीक्षण में फेल हो जाता था। तो जो पास होता था उसी को नौकरी मिलती थी? हाँ, जो हर तरह के प्रलोभन और डर से मुक्त साबित होता उसी को मंत्री परिषद में जगह मिलती थी। ये तो लिटरली राज्य द्वारा प्रायोजित स्टिंग ऑपरेशन था। मतलब इतनी सतर्कता और इतना गहरा जासूसी नेटवर्क, ये बताता है कि वो व्यवस्था खुद अपने आप पर कितनी पैनी नजर रखती थी। व्यवस्था बहुत चुस्त थी। लेकिन फिर यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो व्यवस्था इतनी वैज्ञानिक थी, जिसने मंत्रियों को नियुक्त करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन तक किए, वो अशोक के बाद सिर्फ 137 वर्षों में ही ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गई? पतन के कारण हमेशा जटिल होते हैं। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और इसी के साथ इतने महान साम्राज्य का अंत हो गया। मतलब इतनी मजबूत नींव वाली इमारत अचानक कैसे गिर गई? देखिए, किसी भी विशाल साम्राज्य का पतन कभी भी किसी एक घटना या एक कारण से नहीं होता। इसके पीछे कई परतें काम कर रही होती हैं। तो मुख्य परतें क्या थी? सबसे पहला और स्पष्ट कारण तो यही था कि अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी आए वे बहुत कमजोर और अयोग्य साबित हुए। कमजोर नेतृत्व। हाँ, वे उस विशाल और जटिल प्रशासनिक मशीन को संभाल ही नहीं पाए। दूसरा बड़ा झटका था साम्राज्य का विभाजन। अशोक की मृत्यु के बाद बंटवारा हो गया था। बिल्कुल, साम्राज्य 2 हिस्सों में बंट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल का शासन हो गया और पूर्वी भाग पर दशरथ का। जब साम्राज्य बंटता है तो सेना और संसाधन भी बढ़ जाते हैं और तब सीमाएं बाहरी हमलों के लिए कमजोर हो जाती हैं। एकदम सही। और मैं समझता हूं कि इतने बड़े प्रशासनिक ढांचे और सेना को बनाए रखने का आर्थिक बोझ भी तो बहुत ज्यादा रहा होगा।
हाँ, कर की अधिकता और राजकोष के खाली होने से जनता और प्रशासन दोनों में बहुत तनाव पैदा हो गया था। लेकिन अगर हम डॉक्टर आशुतोष के स्रोतों को गहराई से देखें तो इतिहासकारों के बीच इस पतन के वैचारिक कारणों को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प बहस है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का एक बहुत ही मजबूत तर्क है इसमें। बिल्कुल, उनका मानना है कि पतन का सबसे बड़ा कारण मौर्यों का अत्यधिक केंद्रीकृत शासन था, यानी हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। और ये तर्क मुझे बहुत ही सटीक लगता है। इसे हम एक रूपक से समझ सकते हैं। जैसे अगर कोई एक विशाल और आलीशान इमारत बना दे जिसकी नींव बहुत मजबूत हो, लेकिन उस पूरी इमारत का सारा वजन सिर्फ और सिर्फ एक ही मुख्य खंबे यानी राजा पर टिका हो, तो जब तक खंबा मजबूत है, जैसे चंद्रगुप्त या अशोक, तब तक पूरी इमारत सुरक्षित है। हाँ, लेकिन जैसे ही खंभा कमजोर हुआ, वही ना, सिस्टम इतना ज्यादा सेंट्रलाइज था कि जैसे ही कोई कमजोर राजा उस खंबे की जगह आया, परिधि के इलाके टूटकर अलग होने लगे और पूरी इमारत ढह गई। आपने केंद्रीकरण की सबसे बड़ी कमजोरी को बिल्कुल सही पकड़ा है। जब शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं होता तो केंद्र के कमजोर पड़ते ही पूरा सिस्टम बैठ जाता है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इसके समानांतर एक और दृष्टिकोण है जिसे इतिहासकार H.C. राय चौधरी सामने रखते हैं। हाँ, और देखिए, हमारा काम यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है। हम सिर्फ इन अलग अलग ऐतिहासिक दृष्टिकोणों को समझ रहे हैं जो स्रोतों में दिए गए हैं। तो राय चौधरी जी का क्या तर्क है? उनका तर्क है कि मौर्य साम्राज्य का पतन असल में ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया का परिणाम था। अच्छा, तो क्या इसका मतलब यह है कि अशोक के धर्म और बौद्ध धर्म को जो अत्यधिक संरक्षण मिला, उसने सामाजिक ढांचे में उथल-पुथल मचा दी थी? हाँ, राय चौधरी के अनुसार ऐसा ही था। अशोक की नीतियों जैसे बलि प्रथा पर रोक लगाना और धम्म महामात्यों की नियुक्ति करना, इन सब ने पारंपरिक ब्राह्मणवादी व्यवस्था और उनके विशेषाधिकारों को कमजोर किया। तो इससे समाज के एक वर्ग में गुस्सा बढ़ रहा होगा। बिल्कुल। उनके अनुसार समाज के एक बड़े और प्रभावशाली वर्ग में असंतोष पनप रहा था, और यही असंतोष अंततः एक ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग के विद्रोह के रूप में फूट पड़ा, जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर दी। हाँ, तो अगर हम डॉक्टर आशुतोष के नोट्स में दिए गए इन दोनों तर्कों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर पूरी हो जाती है। आप कैसे जोड़ेंगे इन्हें? मतलब एक तरफ अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण प्रशासनिक ढांचा कमजोर हो रहा था, आर्थिक संकट बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ सामाजिक और धार्मिक स्तर पर एक गहरा असंतोष उबल रहा था। कमजोर उत्तराधिकारी इन सभी मोर्चों पर एक साथ लड़ी नहीं सके। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है ये। मौर्य साम्राज्य का पतन हमें यह सिखाता है कि कोई भी व्यवस्था अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती। हाँ, उसे समय के साथ खुद को बदलना ही पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस व्यवस्था को चलाने वाले लोगों का योग्य होना बहुत अनिवार्य है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐतिहासिक स्रोतों में दर्ज मौर्य साम्राज्य की कहानी सिर्फ युद्धों और राजाओं की कहानी नहीं है। ये एक पूरे युग की कहानी है। हाँ, ये मानव इतिहास के उस दौर की कहानी है जब पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एक व्यवस्थित और कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई थी। अशोक का धम्म, सहिष्णुता की नीतियां और उपधा परीक्षण जैसी प्रशासनिक बारीकियां, ये सब आज भी शासन व्यवस्था के लिए बहुत प्रासंगिक है। ये सच है कि वे अपने समय से बहुत आगे थे, लेकिन उनका पतन भी उतनी ही बड़ी सीख देकर जाता है। अगर सत्ता का हस्तांतरण सही हाथों में ना हो तो सदियों की मेहनत कुछ ही दशकों में मिट सकती है। एकदम सही कहा आपने। इतिहास की ये पूरी प्रक्रिया सच में हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है। बिल्कुल। उस विशाल केंद्रीकृत इमारत और उसके इकलौते मुख्य खम्भे वाले उदाहरण को अगर ध्यान में रखें तो एक बहुत ही उत्तेजक विचार सामने आता है। वो क्या? अगर कोई सोचे, जब कोई भी व्यवस्था इतनी शानदार और केंद्रीकृत हो जाए कि वो पूरी तरह से सिर्फ एक ही महान नेता की योग्यता पर निर्भर हो जाए, तो क्या वो महानता ही भविष्य में उस व्यवस्था के पतन का सबसे बड़ा कारण बन जाती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, अगली बार जब कोई भी किसी बड़े संगठन, विशाल कॉरपोरेशन या किसी भी आधुनिक शासन व्यवस्था को देखे तो इस सवाल पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की इस